भाषाई राज्यों के गठन के भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की। आज़ादी के बाद भारत के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की तीव्र मांगों भंग को देखते हुए सरकार ने एक एस के घर आयोग तथा जेबीटी समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हुए व्यापक आंदोलन के कारण 1953 में पहले भाषाई राज्यों के रूप में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिससे निम्नलिखित रूप से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। भारतीय एकता को बढ़ाने वाले तत्व: संपूर्ण भारतीयों के बीच संरचना की सुविधा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के पूरा किया, क्षेत्रीय भाषा को महत्वपूर्ण दिया जा सका, संसदीय ढांचे को प्रभावित बिना केंद्र एवं राज्य के संबंध में पूर्वांतर बने रहे, मातृभाषा के सरकार से संपूर्ण स्थापित करने के तथा प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के सामूहिक प्रदान की। त्रिभाषा सिद्धांत ने हिंदी व अंग्रेजी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, जनता की भावनाओं का मान रखा गया। वर्तमान में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कमजोर पड़ती हुई है तथा इसका स्थान प्रशासनिक क्रियाशीलता एवं आर्थिक विषमता ने ले लिया, जिसके तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा तेलंगाना जैसे राज्यों का गठन किया गया, किंतु अभी भी विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद तथा नदी जल बंटवारे जैसे प्रश्न अनसुलझे हुए हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का संशोधन केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता है। यदि उनके पास भारत सरकार अभिनय में 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता, चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि निर्माण कमेटी की मिशन योजना के आधार पर 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के 300 से अधिक कार्य सदस्यों को अर्थात प्रयासों द्वारा किया गया संविधान निर्णय को ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा जैसे कई विदेशी शासकों के साथ उनके विदेशी शक्तियों का भी सहारा लिया गया, किंतु संविधान के आधार पर प्रदान करने में भारत शासन अधिनियम 1935 की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत शासन अधिनियम 1935 को निम्नलिखित रूप से भारतीय संविधान को आधार प्रदान करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान: भारतीय रिजर्व बैंक राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग,
संघीय न्यायालय में 37 के चुनाव का अनुभव, केंद्र राज्य संबंध, अपराध संविधान की घोषणा, लिखित अखिल भारतीय संघ के स्थापना। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय स्वशासन अधिनियम 1935 निश्चित ही भारतीय संविधान निर्माता को न एक ठोस आधार प्रदान किया जिसमें इतने कम समय में एक बेहतर संविधान बनकर तैयार हुआ, किंतु फिर भी उसके लिए हमारे स्वतंत्रता आंदोलन तथा संविधान सभा के में सदस्यों के अथक प्रयास को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आचार्य विनोबा भावे के गोदान एवं प्रावधान आंदोलनों के उद्देश्य की आलोचनात्मक सफलता का आकलन कीजिए। स्वतंत्रता पार्टी के पश्चात स्रोत में व्याप्त असमानता, जिससे कि उत्पादन उत्पन्न आर्थिक विषम तथा भूमिहीन की दयनीय दशा को सुधारते निवेश भावे द्वारा 1951 में तेलंगाना के पहुंच के पालिन गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस आंदोलन का अगला चरण ग्राम आंदोलन था, जिसके शुरुआत उड़ीसा से हुआ जिसका उद्देश्य जमींदारों व पाटेदारों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए राजी करना था। इस आंदोलन की उपलब्धि को निम्नलिखित रूप से समझा सके। आंदोलन की उपलब्धियाँ: कुछ जमींदारों ने पूरे गांव को दान में दे दिए। गांधी के तहसीब विचार को प्रोत्साहन, जमीन का 6वां हिस्सा भूमिहीन किसानों को देने के लिए जमींदारों को राजी किया। 20 वर्ष की अवधि में देश में 40 लाख एकड़ भूमि को वितरित की गई थी। आर्थिक विषमता को दूर करने में सहमति मिली। 5 करोड़ एकड़ जमीन दान करने का लक्ष्य रखा गया। उपरोक्त उपलब्धियों को मजबूत किया कि आंदोलन का सीमाएं रही, जो कि निम्नलिखित है। आंदोलन की सीमाएं: दानदाताओं के बेकार व बजरंग पुरी नाम के लिए दान कर दिया। सीमित क्षेत्रों के विस्तार: दान में मिली 45 एकड़ की भूमि पूरी तरह से बटी नहीं जा सकी थी। कुछ जमींदारों ने इसका अनुचित लाभ उठाया। धीमी प्रगति, रिश्वतखोरी, नकली भूमि आदि। अपेक्षित क्षेत्रों की नक्सलवादी का प्रसार, इस्तीफा का दान दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन अपने उद्देश्य की अपेक्षा की सफल प्राप्त ही कर सका, परंतु भविष्य में देने वाले भू आंदोलन के लिए इसे एक आधार पर
प्रदान, चूँकि इस आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार के सकारात्मक प्रतिक्रिया की गई, जिसके कारण से इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा गया। जय जवान जय किसान के नारे का उद्भव और महत्व एक बार समालोचनात्मक लेख लिखिए। जय जवान जय किसान का नारा सन 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया था, जिसके मुख्य दो पक्ष थे, जवान व किसान। यह नारा सैन्य सुरक्षा व खाद्य सुरक्षा के बीच अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है। यह नारा इस और भी संकेत करता है कि सैन्य शक्ति खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता अविश्वसनीय है। इस नारे के उद्भव के पीछे निम्नलिखित कारण थे। चीनी आक्रमण व विश्व के पराजय के कारण भारतीय सैनिक का मनोबल गिरा हुआ था। देश में उस समय की सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न व अभाव थे। 1965 में कई राज्य गंभीर चपेट में आ गए थे। उसी समय पाकिस्तान में भी अनुकूल समय जाकर भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत गेहूं मिलने की समस्या। यह नारा अपने आप में एक नारा ही मात्र ही नहीं था, अपितु इसके निम्नलिखित महत्व थे। नारे के महत्व: भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात, पाकिस्तान आक्रमण सफल प्रतिकार आदि किया। भारतीयों तथा किसानों का मनोबल बढ़ा। सैन्य क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। सीमा प्रबंधन बेहतर ढांचा में भी किया जा सके। पाकिस्तान द्वारा भारत पर पुनः आक्रमण। अंततः यह कहा जा सकता है कि यह जवान जय किसान का नारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों में जवानों को किसानों का सतर्क करने में भी किसी वैदिक अथवा त्रैविद मंत्र में कम प्रभावशाली नहीं था, जिसमें भारत को एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिसके कारण 1966 के समझौता का हुआ। समझौते की विषमताओं को विवेचना कीजिए। ताशकंद समझौता। ब्रिटिश संघ को स्थापित को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच 11 जनवरी 1966 को किया गया था। इन समझौतों के अनुसार यह सुविधा दी कि भारत पाकिस्तान अपने आप को प्रयोग नहीं करेगा और अपने आपसी मतभेद को भविष्य की शांतिपूर्ण ढांचे से हल करेगा।
इस समझौते के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के विकास क्रम को निम्न प्रकार के में समझाया जा सकता है। 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत आक्रमण अमेरिका व चीन के पाकिस्तान की तरह से आए और सोवियत संघ की भारत की तरह से आया। सोवियत संघ, अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों पर युद्ध विराम का दबाव डाला। सोवियत संघ को मध्य स्थापत्य में ताशकंद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित थे। भारत व पाकिस्तान अपनी सेनाओं को युद्धपूर्ण की सीमा रेखा तक छोटे हटा देंगे एवं संघर्ष विवरण का पालन करेगा। इस समझौते के बीच संबंध आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होंगे। आपसी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बलपूर्वक की नहीं। दोनों देश ऐसी किसी भी दुर्भावना का प्रचार नहीं करेगा जिसमें कि मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित करें होंगे। 1961 को विशिष्ट अभिसंध का पालन तथा राजनीतिक संबंधों का बहाल किया गया। उपयोगिता प्रावधानों के संदर्भ में स्त्रियां की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व सोवियत संघ के दबाव में हाजीपुर धारे से भी पीछे हटाना पड़ा, जहां से अक्सर पाकिस्तानी घुसपैठियों कश्मीरी में घुसपैठ कर सकते थे। यद्यपि भारत ताशकंद समझौते के पूर्व प्रतिबंध रहा, किंतु पाकिस्तान ने 1971-1999 के हमले से इस समझौते का उल्लंघन किया। उस परिस्थिति को समालोचनात्मक परीक्षण जिसके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय से निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। 1970 में पाकिस्तान के आम चुनाव में शेख मुजीबुर्रहमान पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई जिससे पश्चिमी पाकिस्तान के नामवर नेताओं ने स्वीकार नहीं किया और वहां बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो रहा गया। इस संकट का प्रभाव भारत पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ और बांग्लादेश का अगला राष्ट्र के रूप में विश्व का मानचित्र पर उभरा। बांग्लादेश उदय के द्वारा भारत निर्णायक भूमिका निभाने के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं को देखा सकते हैं। के कारण पूर्वी पाकिस्तान को विद्रोह में स्थिति के कारण भारत परिस्थितियों को समानता को हल कीजिए। पाकिस्तान पर कार्रवाई का अत्यधिक दबाव, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सुझाव को पाकिस्तान की भारत में मुक्त वाहिनियां नामक छापामार संगठन को सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिम भारत में कई सैन्य आंकड़ों पर
हवाई हमला किया। भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई कर उन्हें पराजित किया गया और पाकिस्तान में कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान सेना में आत्मसमर्थन कर दिया और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राज्य उभरा। स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता के उभरता भारत के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के योगदान को विश्लेषण कीजिए। सऊदी अरब 1978 में जेम्स मौलाना अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम के योगदान का वर्णन कीजिए। कलाम आज़ाद एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार एवं लेखक थे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अपितु स्वतंत्रता के पश्चात देश में की एकता अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। मौलाना आज़ाद के देश को दिए गए योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मौलाना आज़ाद के स्वतंत्रता के पूर्व योगदान अंततः पाकिस्तान की मांग की ओर विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल बंगाल विभाजन का विरोध 1905 में। अरविंद घोष के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। शिमला वार्ता 1954 के कांग्रेस वार्ता क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित करने में हेतु अल हिलेम का प्रकाशन, खिलाफत सहयोग आंदोलन व नामक सत्याग्रह में भाग लिया। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद का योगदान इंडिया विश्व फाउंडेशन की रचना की। आज़ाद भारत में पहले शिक्षा का मंत्री बने। संगठित नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 व ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित की। विभाजन के पश्चात मुसलमानों के पाकिस्तान का प्रवासन को रोकने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना का श्रेय। उपयुक्त विश्व से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता में हिंदू मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण समर्थन है। स्वतंत्रता के पश्चात हुआ संस्कृति के विकास में मौलाना आज़ाद का महत्वपूर्ण योगदान है, जिस कारण से उन्हें तुरंत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोनों विश्व युद्ध के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में 1918 ईस्वी तक
चले वही द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक मित्र वह ध्रुव राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। यद्यपि दोनों युद्ध के बीच की अवधि अपेक्षाकृत की थी, फिर भी विश्व में कई महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिसमें लोकतंत्र एवं राज्य के लिए गंभीर उत्पन्न कर दी गई, जिसके निम्नलिखित का कारण हो सकते हैं। युद्ध प्रांत के लोकतंत्र को देश में आर्थिक संकट के पुनर्निर्माण की स्थापित की। तत्कालीन लोकतंत्र सरकारें जब आर्थिक संकट का सामना साधन कर गए तो दक्षिण भारत की मांग करने लगी। रूसी के पश्चात आज़ादी क्रांति के पश्चात हुआ, जिससे पूंजीवादी स्थापत्य का संकट उत्पन्न हुआ। भारतीय बेरोजगारी और राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के नाम पर इटली के मुसोलिनी की फासिस्टवादी सरकार के विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध की ओर धकेला। 1929 की मंदी के बाद से उत्पन्न परिस्थितियों का फायदा उठाकर जर्मनी में हिटलर ने शीघ्र ही समूचे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की दाहिली पर आकार खड़ा कर दिया। स्पेन व रोमानिया गृह युद्ध में स्थापित थे। इराक व पैन अरब आंदोलन जिनसे नाजीवाद का समर्थन किया, औपनिवेशिक स्थितियों के रूप में जापान का उदय हुआ था। अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों विश्व युद्ध के बीच उत्पन्न आर्थिक संकट व संरचनात्मक पुनर्निर्माण की समस्या को लोकतंत्रात्मक प्रणाली की फासिस्टवादी, साम्यवादी व साम्यवादी जैसे विकल्पों की ओर मोड़ने का प्रयास किया। स्पष्ट कीजिए कि अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व की धारणशैली किस प्रकार निर्मित की थी। 14 जुलाई 1976 ईस्वी को घटित अमेरिका क्रांति एवं 1989 में घटित फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के लिए एक नवीन युगांतरकारी क्रांतिकारी का मार्गदर्शन घटनाक्रम किया, जिसके के साथ ही शामिल राष्ट्रों के लिए उच्चतम आदर्श पुस्तक हो निम्नलिखित। आधुनिक भारत विश्व में अमेरिका की क्रांति का योगदान था। मानव अधिकारों की जोर, स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता के प्रदर्शन, अमेरिका धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विश्व का सबसे प्रथम देश बना। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के मानव समाज का नव समझा रखा। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता को जननी इस क्रांतिकारी के जनतांत्रिक पंथ को जन्म दिया, जिसे कि पहली बार आम आदमी पार्टी मताधिकार प्राप्त हुआ। लिखित संविधान, संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग, आधुनिक विश्व में फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, स्वतंत्रता
समानता विश्व वैल्यूनात्मक जैसे के विचार को जन्म दिया। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता को सुरक्षा, धर्म एवं राजनीतिक प्रतिकार को सिद्धांत, अभिव्यक्ति एवं मापदंड के अधिकार की मांग, ज्ञान एवं तर्क की बढ़ावा मिला, महिला पुरुष के सामना को भंग। अतः यह कहा जा सकता है कि अमेरिका व फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता के समान एवं बंधुत्वात्मक जैसे सिद्धांतों पर किया गया। वहाँ अन्य देशों के संविधान दर्ज व दार्शनिक को आधार पर प्रदान किया, जो कि आने वाले समय में विश्व इतिहास की अनेक घटनाओं को प्रेषण स्रोत बनाते दिखाई दिए। मलय प्रायद्वीप के औपनिवेशिक अवमूल्यन के प्राक्रमक सही से क्या समस्याएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलय प्रायद्वीप को शामिल थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देश में अधिकांश क्षेत्रों पर तेजी से जापान से अधिकार किया। अमेरिका का जन्म और अमेरिका का परमाणु हमले के बाद उसे तेजी से ये क्षेत्र में जापान के हाथों से निकल गए। 1945 में ब्रिटिश सरकार इसे स्वतंत्र प्रदान करने के मार्ग से आगे बढ़ी, जहां निम्नलिखित समस्या का सामना करना पड़ा। औपनिवेशिक अवमूल्यन समस्या है। अलग तथा स्थिर मूल के लोगों को मध्य प्रायद्वीपीय भारतीय रूपीयता पूल की जनसंख्या की अपील की थी। 9 रियासतें, जिनमें से प्रत्येक का एक संतुलन द्वारा शामिल थी, साम्यवादी विद्रोह द्वारा महिला हिंसा फैलाने के कारण आपातकाल का घोषणा की थी। प्रत्येक रियासत में से एक स्वतंत्रता विधानमंडल की स्थापना, किंतु सिंगापुर अभी भी एक उपनिवेशिक बना रहा। अंततः तुर्को अब्दुल रहमान के विखंडन भारतीय मूल के लोगों का समर्थन हासिल कर 1957 में ब्रिटिश सत्ता प्रदान कर ली। आगे 1956 में मलेशियाई संघ की स्थापना की गई। बाद में सिंगापुर पूर्व में इस संघ से अलग हो गया। शेष समस्त मलेशियाई संघ का अस्तूनन बना हुआ था। पश्चिमी अफ्रीका का औपनिवेशिक विरोध को संघर्ष को पश्चात को शिक्षित अफ्रीका के नवसभ्य वर्ग के मूल
नेतृत्व प्रदान किया गया था। अपेक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए। सॉरी, बाल्किन सम्मेलन 1984 में लगभग पूरे अफ्रीका, यूरोपियन व लाइबेरिया छोड़कर विभाजन फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन तथा पुर्तगाल जैसे कि ऐसे भारतीयों के बीच की सीमा तथा विभाजन का प्रकोप नाइजीरिया, स्पेन, चीन घटना जैसे पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में निर्माण शोषण के रूप में झेलना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ते राष्ट्रवाद ने औपनिवेशिक घोषणा के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा दिया। इस घटना का नेतृत्व पाश्चात्य क्षेत्र प्राप्त अफ्रीका नवसंभावित वर्ग के द्वारा किया गया। ब्रिटेन व अमेरिका में शिक्षा प्राप्त क्वामेनक्रुमा के घना में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। फलतः 1957 में घना पश्चिमी अफ्रीका में स्वतंत्र पाने वाले प्रथम देश बना। पुर्तगाल में शिक्षा प्राप्त हुआ। युगवन भालकर काबराल के गिनी बिसाऊ में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। अंततः गिनी बिसाऊ स्वतंत्रता हो गया। अमेरिका शिक्षा प्राप्त युवक अवधि जबकि वे नाइजीरिया में उपनिवेश विरोध संघर्ष का नेतृत्व किया, जिनके प्रयोग में से 1960 में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ। फ्रांसीसी शिक्षा प्राप्त युवक सेवल कोल एक फोर्टोये नोवा द्वारा नैनो आंदोलन की नींव डाली गई थी। पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में नस्लवाद विरोधी संघर्ष का बढ़ावा दिया। फिलिपेंसी एवं लियोपोल्ड सेनेगल ने क्रमशः सेनेगल एवं आइवरी कोस्ट की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। उपयुक्त विवरण स्पष्ट है कि पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात शिक्षा नवयुगीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विचारक यूएसए और यूएसएसआर औपनिवेशिक देशों के आर्थिक एवं सैन्य स्थिति का भी भी प्रमुख योगदान दिया। क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी? औद्योगिकरण के दौरान वहाँ के लोगों के बीच जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए। भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ वह किस प्रकार तुलनीय है?
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक व तत्कालीन क्षेत्र में इस व्यापक परिवर्तनों के कारण आधुनिक व्यापार प्रणाली का विकास हुआ, वह उत्पन्न और व्यापार प्रोत्साहित हुआ हुई वृद्धि हुई, जैसे कि औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। भौगोलिक स्थिति के लोहा, कोयला, प्रकृति संसाधनों की उपलब्धता, अनुकूलन, राजनीतिक वर्तमान एवं व्यापारिक नीतियाँ, औपनिवेशिक व्यापार छूट, वैज्ञानिक एवं तत्कालीन क्षेत्र में व्यापक विकास, राष्ट्रीय फ्लाइंग सॉल्ट, स्पिनिंग जेनी आदि। औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के कारण 1968 में गौरवपूर्ण क्रांति के महत्वपूर्ण का उदय हो। औद्योगिक क्रांति का समर्थक व्यापक वर्ग था। औपनिवेशिक क्षेत्र के पूंजी एवं राजस्व की पर्याप्त उपलब्ध कराए थे। कृषि क्रांति के कच्चे माल की उपलब्धता तथा छोटे कृषक स्वतंत्रता मजबूत हो गए। सत्ता व श्रेय उपलब्ध। औद्योगिकरण के दौरान वहाँ के लोगों को जीवन में गुणवत्ता, सस्ते मामलों में उपलब्धता के हानिकारक को बढ़ावा मिला। एकल परिणामों की ओर रुझान सामाजिक गतिशीलता को विरुद्ध हुआ। मलिन वास्तविक सामाजिक अवधारणाओं आदि की सामान्य के कारण नैतिक जीवन बाल श्रम को जोड़ क्योंकि वहाँ के वयस्कों की तुलना में वे बच्चे की अधिक अज्ञानकारी एवं विनम्र होते देखे थे। भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ तुलना, नौकरी के नए अवसरों की तलाश में ग्रामीण सहकारीकरण के बढ़ावा, औद्योगिकरण के कारण विवाह और परिवार जैसी के सामाजिक संस्थाएं रूपांतरित हो रही है। एकल परिवार की तरह रुझान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के निम्न यहाँ के लोगों ने अपने अधिकार के प्रति जागरूकता, जैसे कम काम के घंटे तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, बंगाल मजदूर पर प्रतिबंध, समान कार्य के लिए समान मजबूत श्रेय मानकों का विभिन्न वैधानिक प्रबंधों के आधार से निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 23-24-39 कंपनी एक्ट 1913 आदि को उपयोग करके एवं अवधारणा की तरह औपनिवेशिक क्रांति को तुलना में बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन के लिए उपनिवेश नहीं है। किसी भी जर्मनी के 2 विश्व युद्धों को कारण बनाने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। यह विश्व युद्ध 1941 से 1948 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक मानववादी इतिहासकार के सर्वाधिक विषम
सशस्त्र ढांचा मानी जाती है, जहां साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिनिधित्व व गुणवत्ता संघीय साम्यवाद सशक्तिकरण के संपूर्ण विशेषकर यूरोप में पारिस्थितिकी सुरक्षा आविष्कार का वातावरण निम्न किया गया और विकसित राष्ट्रवाद के उस दौर में कुछ तत्कालीन कारणों को भी अर्क विश्व युद्ध पारंपरिक हो गए। जर्मनी के विश्व युद्ध के कारण बताते वाले कारण। प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी का आर्थिक व सैन्य शक्ति के रूप में उदय, यूरोपियन के शक्ति संतुलन का प्रभावित होना, फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के राष्ट्रीय एकल के साथ 1939 में त्रिकूट संधि के लिए किया गया। ब्रिटेन में और फ्रांस के आर्थिक व सैन्य सुरक्षा के भावना पैदा हुआ। जर्मनी द्वारा ब्रिटेन से नौसेना प्रतिनिधित्व प्रारंभ किए गए। ऐसे अनुरूपित वातावरण में जर्मनी में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने 1907 में त्रिकूट संधि की। इस प्रकार यूरोप के दो खंडों में बांटा गया। राष्ट्रीय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समर्थक व फ्रांस व क्रमशः जर्मनी विश्व युद्ध बनाने में योगदान दिया। फ्री में जर्मन को प्रथम विश्व युद्ध का एकमात्र कहकर भी माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस साम्राज्यवाद और आर्थिक नीतियों के रूस द्वारा साबित समर्थन, समाचार पत्रों एवं प्रचंड द्वारा विस्तृत राष्ट्रों को प्रोत्साहित करना, सभी राष्ट्रों की नीति को सैन्य अधिकारी को अत्यधिक हस्तक्षेप रूप से प्रथम विश्व युद्ध हेतु जिम्मेदार। द्वितीय विश्व युद्ध 18 जून 1939 को प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम जर्मनी द्वारा वर्षों की संधि स्थापक ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में के रूप में कार्य किया। आहत जर्मनी राष्ट्रवाद व वैश्विक मंद के दौरान जर्मनी हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ने निष्ठास्थी का उल्लंघन कर सैन्य क्षमता को विरुद्ध की तथा ताइजेलैंड का अधिकार कर लिया। ब्रिटेन के जर्मनी के प्राप्ति के करतूत की प्रति अपनाई। जर्मनी के पोलैंड का आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। विश्व युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटेन और फ्रांस जर्मन पोतेइन अपनाउजुन वर्षस की संघीय वास्तविक तथा हिटलर की उपरांत एवं विस्तार की नीतियां में जिम्मेदार थी। वस्तुतः दोनों विश्व युद्ध के कारण रूस में जर्मन क्रांति के जिम्मेदार थी, किंतु जर्मनी अकेला युद्ध के कारण नहीं था। मित्रशीलताएं तथा यूरोप की तत्कालीन परिस्थिति भी इनके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। विश्व युद्ध में ब्रिटेन कौन सी मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और
सामाजिक गतिविधियां के मामले में औपनिवेशिक विरुद्ध एंटी कॉलोनिक संघ के प्रेरित किया। भारतीय औपनिवेशिक विरोध संघर्ष को प्रेरित करने वाले कई कारक थे। कुछ कारण आंतरिक थे, कुछ बाह्य, जिन उपरांत भारत ने औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को प्रतीक किया, जो कि निम्न है। बीसवीं शताब्दी में आयरलैंड में हस्तक्षेप का प्रभाव। इथियोपिया द्वारा इटली तथा 1905 में जापान द्वारा रूस के पराजय ने यूरोपीय संघ की यूरोपियन राष्ट्र की अजेंडा का तोड़ा। विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाएं की स्थापना ने भी भारत सरकार को औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से ब्राह्मणिक भारतीय पर इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रभाव। 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर अंग्रेज को समर्थन किया। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान को भारतीय में राजनीतिक शत्रु को अवसर प्रदान किए गए। आखिरकार 2 विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने अवशेषों को पुनः पूर्ति हेतु भारतीय उद्योग के विकास में सहायक नेतृत्व को लागू किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी आर्थिक मंदी में भारतीय औपनिवेशिक को स्वतंत्रता संग्राम से तोड़ा गया। धनाढ्य दास विग्राल आदि। रूस का आर्थिक मंदी के प्रभावित न होना भारत के लिए भविष्य का आर्थिक नियोजन प्रस्तुत किया। समाजवाद का मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक से आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। दादाभाई नौरोजी ने आर.सी. दत्त गोखले ने ट्रेड ऑफ वेल्थ के सिद्धांत से प्रेरित किया। समाजीकरण। फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य वाक्य समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा व प्रावधान, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, बाल विवाह एकता, तुर्की के खिलाफ को प्रयुक्त करना जैसे कि घटनाओं ने समाजवादी सत्ता से तोड़ने की प्रेरित की। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात समाज में महिलाओं की भागीदारी व सशक्तिकरण के में विरुद्ध असहयोग, सामने अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन की। उपयुक्त घटनाक्रम के अतिरिक्त विश्व स्तर पर बल चाहे
अपने विरोधी आंदोलन यूएनओ उदय तथा संघ ब्रिटेन खराब निर्यात प्राथमिक एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ने भी भारत औपनिवेशिक विरोध को घेरा को तेजी से प्रदान की। अमेरिका क्रांति वाणिज्यवाद विरुद्ध एवं आर्थिक विद्रोह तथा के साथ इस कवच को पुष्टि कीजिए। वाणिज्यवाद में आर्थिक जीवन योग तथा वर्गीकरण कार्यक्रम के कारण द्वारा नियमित और इनके अंतर्गत बुलियनवाद अर्थात सरकार द्वारा सोना चांदी का संचय की साहित्य था। स्वतंत्रता के पश्चात सिद्धांत के प्रचलित होने के कारण वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया। अमेरिका की क्रांति के सैनिकवाद अथवा वाणिज्यवाद के विरुद्ध पहला विद्रोह किया। 18वीं शताब्दी के मध्य एकल इंग्लैंड स्वतंत्रता के विरुद्ध सिद्धांतों स्वतंत्रता पश्चात सिद्धांत के प्रचलित होने के कारण वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया। अमेरिका की क्रांति वाणिज्यवाद के विरुद्ध पहला विद्रोह हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। वाणिज्यवादी सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन अमेरिकी उपनिवेश के व्यापार तथा बाजारों के ऊपर एकाधिकार रखना चाहता था। अपने लाभ को मध्य में रखते हुए अनेक कानून बनाए, जैसे नौ संचालन कानून, व्यापारिक कानून तथा औद्योगिक कानून प्रमुख थे। नौ संचालन कानून के सुनिश्चित अमेरिका के उपनिवेशिकों को गैर ब्रिटेन जहाज की मानहित की वे अपना सामान केवल ब्रिटेन में ही बेच सकते थे। इन सभी औपनिवेशिक और वाणिज्यिक कानूनों के विरुद्ध औपनिवेशिक के असंतोष व मानव विकास के विकसित होने के लिए 1974 में शुगार्ड एक्ट तथा 1975 में स्टॉप एक्ट में असंतोष को बढ़ावा मिला। 1973 में स्मॉल एंडर के नेतृत्व में वेस्टर की पार्टी जा सकी। 1974 में
फि- फिलो फिनलैंडिया में सभी औपनिवेशिक नेताओं की बैठक हुई, जिससे कि ब्रिटिश संसद में इस बात की मांग भी बढ़ गई कि औपनिवेशिक व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने वहाँ का एक प्रयास किया, विफल हो गया और ब्रिटिश सरकार के साथ उपनिवेशियों के बीच शुरू प्रारंभ हो गया और 4 जुलाई 1977 को अपनी स्वतंत्रता के घोषणा कर दी गई तथा जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पराजित कर स्वतंत्रता संयुक्त राज्य की स्थापना की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अमेरिका की क्रांति के पीछे ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक तथा वाणिज्य नीतियाँ उत्तरदायी थी। अतः यह कहना उचित प्रतीत होता है कि अमेरिका क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद नीतियों के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह थी।